नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं प्रहार। बुलेटिन में शुरुआत हम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर योगी के जबरदस्त हमले की खबर के साथ। अंबेडकर नगर में सुल्तानपुर एनकाउंटर के बहाने योगी ने कहा कि इस सरकार में अपराधी की जाति नहीं देखी जाती है। योगी ने कहा कि मुठभेड़ में डकैत को मारे जाने पर सियासत क्यों हो रही है। अपराधी यादव भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, किसी भी जाति से हो सकता है। माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी, ये अंबेडकर नगर में भी चलती थी। याद करिए, हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष, टाडा जनपद के ही निवासी, हमारे एक प्रमुख कार्यकर्ता की हत्या यहां होती है और कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तब भी मुझे आंदोलन करने के लिए अंबेडकर नगर जनपद में आना पड़ा था। तब भी हम लोगों ने आंदोलन किया था उस माफिया के खिलाफ और समाजवादी पार्टी की सरकार की अराजकता के खिलाफ। कौन ऐसा जिला था, चाहे वह अंबेडकर नगर जिला रहा हो, अयोध्या रहा हो, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां पर कोई न कोई बड़ा माफिया समानांतर सरकार चला करके आम जनता की आवाज को दबाता था, गरीबों की आवाज को दबाता था, पिछड़ों की आवाज को दबाता था और दलित वंचित योजनाओं से भी वंचित रहते थे और सरकारें अपनी मौज मस्ती करती थी। उनको इससे कोई मतलब नहीं था, उनकी सरकार रहनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में, यही करते थे वे लोग। लेकिन 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई। अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूं कि रात चलती हुई बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था और किस प्रकार के वक्तव्य आते थे उस समय के मंत्रियों के, किस प्रकार के बेशर्मी पूर्ण वक्तव्य देते थे समाजवादी पार्टी के नेता। बहनों और भाइयों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, एक बेटी तो सबकी बेटी होती है। उस बेटी का सम्मान और उसकी रक्षा पूरे समाज का दायित्व बनता है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी इसका महत्व कहां समझ पाएगी। यहां तो गुंडों की भरपूर फौज खड़ी थी, उनको लेकर के लोग चलते थे, उनको अपना शागिर्द मानते थे। जो जितना बड़ा गुंडा और माफिया होता था, समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा उसको दे दिया जाता था और समाजवादी पार्टी के लोग इसी में गौरव से बोलते थे कि देखिए ये गुंडा हमारा इस जिले को संभालेगा। उनको नहीं पता था कि जनता अगड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। याद करिए 17 के पहले, याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है, अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है यह भी तय हो जाता है। बहनों और भाइयों, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए, सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता वरासत में मिल सकती है, बुद्धि वरासत में नहीं मिलती है।
दिमाग भी विरासत में नहीं मिलता है। ये जो लोग सत्ता को अपनी पपौती मानते थे, वे लोग आज समझने लग गए हैं अब उत्तर प्रदेश में कभी उनको वापस नहीं आना है, इसलिए षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं, उनका रोजगार से कोई लेना देना नहीं, उनका अन्नदाता किसानों से कोई लेना देना नहीं, बेटी की सुरक्षा हो इससे उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं, उनको व्यापारी का सम्मान हो इससे भी कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। और तो आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटी की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी शराब और किसी सुनार के घर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था? पूछना चाहिए। थोड़ा पूछिए इन लोगों से क्या होना चाहिए था। क्या एक निषाद बेटी के साथ जो इन्होंने अयोध्या में, क्या समाजवादी पार्टी के नेता ने, क्या ये ठीक था? क्या एक निषाद बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं? हमारा मंत्री डॉक्टर संजय निषाद वहां जाकर के उस बेटी की हालत देख करके रो पड़ा था और कह रहा था ये है निषादों के साथ समाजवादी पार्टी का कृत्य। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, तब भी उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो इसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी। उनके लोग तब भी बचाव कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं ये तो निर्दोष है। अरे निर्दोष क्या है? सब कुछ तो उसका प्रमाणित हो चुका है और उसके बाद भी निर्दोष बोलते हैं उसको। कन्नौज में जो किया इनके नेताओं ने एक नाबालिग बेटी के साथ, और उसके बाद भी उसका बचाव कर रहे हैं, क्या ये सही था क्या जो कन्नौज में इनके नेता कर रहे थे? क्या ये सही था क्या? आज तो प्रमाणित हो चुका है कि इनके कृत्य क्या है। और आपने सीएम योगी को सुना, उन्होंने साफ कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन विपक्ष सुल्तानपुर एनकाउंटर पर लगातार कास्ट पॉलिटिक्स खेल रहा है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। राहुल ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वर्दी पर खून के छींटे साफ होनी चाहिए। जिनके ऊपर कानून को पालन करने की जिम्मेदारी है वो धज्जियां उड़ाने हैं। और राहुल ने यह भी कहा कि एसटीएफ जैसी फोर्स को आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है। राहुल के यूपी में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर के जांच की मांग की है। राहुल ने यह भी कहा है कि मंगेश यादव के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है और
कौन है इसका फैसला अदालत करेगी या फिर पुलिस करेगी कि वो अपराधी है या नहीं है। नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, यह राहुल गांधी का कहना है। अब बिहार के बक्सर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बक्सर में मगध एक्सप्रेस ट्रेन के 2 हिस्सों में बंटने की खबर है। दिल्ली से इस्लामपुर जा रही मगध एक्सप्रेस के इंजन के कुछ डिब्बे अलग हो गए हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो 2 हिस्सों में ट्रेन बंट गई है। दिल्ली से इस्लामपुर जा रही थी मगध एक्सप्रेस। जब यह हादसा हुआ, इंजन से कुछ डिब्बे अलग होकर पीछे छूट गए और बाकी ट्रेन आगे की ओर बढ़ गई। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। जिस जगह से बोगियां जुड़ी रहती है वहां से आप देख सकते हैं कि ये बोगियां टूटी हुई हैं और बोगियों के जो लिंकिंग के लिए होते हैं वो पूरी तरह से लॉक्स टूट गए हैं, जिसके चलते आधी ट्रेन आगे निकल गई है और बाकी के कुछ डिब्बे पीछे रह गए हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मगध एक्सप्रेस की तस्वीरें हैं, जहां पर इस्लामपुर ये जा रही थी ट्रेन दिल्ली से और बीच में हादसा यह होता है कि कुछ बोगियां अलग हो जाती है ट्रेन से, यानी इंजन जिसके साथ बोगियां लगी हुई थी उससे अलग हो जाती है और पीछे छूट जाती है। हमारे साथ अनामिका जुड़ गई हैं। अनामिका, बहरहाल क्या खबर है, क्या इस घटना में कोई हताहत हुआ है और फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए अमित, लगभग 11 बजे की ये घटना है जब दिल्ली से इस्लामपुर की तरफ ये ट्रेन जा रही थी। बक्सर जिले में जो प्रेशर पाइप पोलिंग है वो बीच में से टूट गया, जिसके कारण ये जो ट्रेन है ये 2 हिस्सों में बंट गई। जो एसी कंपार्टमेंट था वो जनरल जो कंपार्टमेंट है, उस स्लीपर कंपार्टमेंट, उससे पूरी तरीके से अलग हो गया। फिलहाल जो है ये जो खबर आ रही है कि फिलहाल अभी तक इस पूरे ट्रेन हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, चोट नहीं आई है क्योंकि ट्रेन डिरेल नहीं हुई। लेकिन ये एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था कि क्योंकि 2 हिस्सों में जो मगध एक्सप्रेस है वो पूरी तरीके से बंट गई। कारण ये बताया गया कि जो प्रेशर पाइप पोलिंग है, जो 2 ट्रेनों को जोड़ने वाला पोलिंग है, वो बीच में से टूट गया, जिस कारण ये बड़ा हादसा हुआ। फिलहाल जो अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि जो पूरा रास्ता है उसे कैसे क्लियर कराना है, क्योंकि इस वजह से पूरा जो रेल संचालन है पटना जाने वाला वो अभी पूरी तरीके से बाधित है। जो यात्री हैं वो अभी घटनास्थल पर ही मौजूद है। सभी को यहां से आगे की तरफ ले जाया जाएगा। बक्सर जिले में सुबह 11 बजे के करीब ये हादसा हुआ है अमित। अच्छा अनामिका, जो हिस्सा अलग हो गया था जिसके साथ इंजन लगा हुआ था, क्या वो हिस्सा यानी वो जो ट्रेन है, वो बोगियां हैं, क्या आगे के लिए रवाना हो चुकी हैं? आपको आवाज मिल रही है अनामिका? तो चलिए हम अनामिका से आगे बात करें, लेकिन अब आपको वीडियो हम दिखाते हैं जिस वक्त ये घटना घटी थी। मगध एक्सप्रेस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वो हिस्सा है जो अलग हो गया ट्रेन से और यहां पर आप देख सकते हैं कि नीचे की ओर जो प्रेशर पाइप है वो टूटा हुआ पड़ा है और साथ ही साथ जिस हिस्से के जरिए जो लॉकिंग सिस्टम होता है जिससे 2 ट्रेनों की बोगियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं वो अलग हो गया है और आगे का हिस्सा आप देख सकते हैं कि निकल चुका है और पीछे कुछ जो बोगियां हैं, जो स्लीपर बोगियां थी, वो पीछे ही छूट गई। और अब बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने पूरे देश को शर्मसार किया है। इस खबर में एक बेबस पिता जिसकी पत्नी और नवजात को अस्पताल में 4,000 रुपए के लिए बंधक बना लिया गया। दोनों को छुड़ाने के लिए उस मजबूर बाप को 2 साल के मासूम बच्चे को बेचना पड़ा। दिल दहलाने वाली यह खबर यूपी के कुशीनगर से आई है, जहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक गरीब शख्स की पत्नी को बच्चे की डिलीवरी के बाद जबरदस्ती रोक लिया गया। आरोप है कि सिर्फ 4,000 रुपए के लिए अस्पताल वालों ने मां और नवजात बच्चे को बंधक बना लिया। अब दोनों को छुड़ाने के लिए पिता को अपने 2 साल के बेटे को महज 20,000 रुपए में बेचना पड़ा। अब 20,000 मिलने के बाद उसने अस्पताल को पैसे चुकाए, तब जाकर अस्पताल वालों ने मां को और नवजात को जाने दिया। जिस शख्स को बच्चा बेचने पर मजबूर किया गया उसका नाम हरीश पटेल है और हरीश पटेल का आरोप है कि उस पर बच्चा बेचने का दबाव डाला गया। अस्पताल वाले 4,000 रुपए दिए बिना उसकी पत्नी और नवजात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में उसे यह कदम उठाना पड़ा। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की खबर है, जहां पर एक प्राइवेट अस्पताल में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। अमानवीय घटना हुई है, जहां पर एक मां और नवजात को इसलिए अस्पताल से छोड़ा नहीं गया क्योंकि डिलीवरी के 4,000 रुपए उसके
पति नहीं दे पाए थे और आखिर में उस पिता को अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए, अपने नवजात को छुड़ाने के लिए अपने बच्चे को बेचना पड़ा 20,000 रुपए में। तब जाकर अस्पताल ने उनकी पत्नी और नवजात को छोड़ा है। तो आखिरकार इंसानियत लोगों के अंदर कहां चली गई है, संवेदनशीलता कहां चली गई है कि 4,000 रुपए के लिए कोई इस तरह की हरकत करे। दरअसल ये पूरी घटना क्या आपको बताते हैं। कुशीनगर के बरवा पट्टी इलाके की ये पूरी घटना है। तो क्या हुआ आपको बता देते हैं। बरवा पट्टी इलाके के 10वां भौड़िया गांव की यह घटना है। प्राइवेट क्लिनिक में महिला ने बच्चे को जन्म दिया था। महिला के पति अस्पताल को पैसा नहीं दे पाए, 4,000 रुपए बकाया रह गया था और 4,000 रुपए के लिए उनकी पत्नी और नवजात बच्चे को अस्पताल ने रोक दिया, बंधक बना लिया। छुड़ाने के लिए अब हरीश पटेल जो हैं उनको अपने बच्चे को बेचना पड़ा। महज 20,000 रुपए में अपने बच्चे को बेचना पड़ा। जब वो पैसे आए, 4,000 रुपए बकाया चुकाया गया अस्पताल का, तब जाकर इनकी पत्नी और नवजात को छोड़ा गया। अब सोचिए 3 सितंबर को बच्चे की डिलीवरी के लिए लक्ष्मीना देवी एडमिट हुई थी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल था। और बरवा पट्टी इलाके की यह घटना है। पैसे नहीं देने पर 5 सितंबर को अस्पताल वालों ने उन्हें रोक दिया, जबरदस्ती रोके रखा कि 4,000 रुपए का बिल चुकाओ, उसके बाद ही आपकी पत्नी और बच्चे को हम जाने देंगे, जो हरीश के पास नहीं था। जिसके बाद अस्पताल के संचालक और नर्स ने महिला और उसकी बच्ची को जबरन रोक के रख दिया। अब पीड़ित पिता का आरोप है कि उसे बहला फुसलाकर बच्चा बेचने के लिए मजबूर किया गया। और उसके बाद क्या हुआ, हरीश पटेल का आरोप है कि उनको बहकाकर बच्चा बिकवाया गया, जबरदस्ती की गई। एक तरह से अस्पताल वालों ने बच्चा बेचने के लिए दबाव डाला, तब जाकर धोखे से अंगूठा लगवाकर उन्होंने गोदनामा लिखवा लिया और उनके बच्चे को बिकवा दिया 20,000 के एवज में, ताकि 4,000 रुपए अस्पताल को दे। तो आप समझिए कि किस तरह से इस पिता के ऊपर मानसिक दबाव डाला गया अस्पताल की ओर से। हमार नाम हरीश पटेल है, ग्राम भेड़ियारी टोला का है, दशहवा का। हमार मजबूरी में हम अपन लड़का के बेच के अपन औरत छोड़ौले बनी हैं। हम लड़का है बद्री पटेल के। तार औरत कहाँ लेके छोड़ौले बड़ो? और डबदरी में भर्ती रही है, वो लड़का के पैदाशी रहा था। अब वही हम बंधक में रही है। तो कितना रुपया में? 4,000 रुपया में छोड़ा के लिए है। कितना में लेकर बेचले बड़ो? 20,000 में। केकरा से? भोला याद। कहाँ कहूँ? अब तो गांव के नाम तो निखन बतौले हमने की बेचवा बोल आई हम इसी के कपड़ा मुसहरी के उतार रिश्तेदार हुए ना यादो हो नहीं रिजार हम नहीं यादो लोग। अच्छा हाँ। तो बता रहे हैं कि किस तरह से भोला यादव को उन्होंने अपना बच्चा बेचा और 4,000 रुपए जब दिए अस्पताल को, तब जाके अस्पताल ने छोड़ा। अस्पताल में 4,000 रुपए चुकाकर हरीश जब अपनी पत्नी और नवजात को लेकर घर आए, तो घर में छोटे बेटे को नहीं पाकर उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अब उसे जब यह पता चला कि उसे छुड़ाने के लिए अपने ही बच्चे को बेचना पड़ा, 20,000 रुपए में अपने बच्चे को देना पड़ा, तब उस मां का क्या हाल हुआ। वो सदमे में आ गई मां। घर पर छोटा बच्चा नहीं देखकर लक्ष्मीना परेशान हो गई, रो रो कर। बुरा हाल है इस महिला का। 4 गो लड़का बड़ा सो, 2 गो बेटी बड़ी सो। क्या बेचा था और किसके कहने पे बेचा है? बेटा हमें वो। अब कहीं कुछ नहीं खेल लौकत, मालिक गइल खोजल ना मिलल, हम कहीं क्या करे बाबी, ये बेच के हम अपन देह छोड़ाए। तो किससे बेचा आपने कुछ पता है आपको? पता बा के रोला सो है ना कि तुमको ही रोड के उन्ने से आइल बड़ा आइल सो 20,000 रुपया गन दल सो ना लइकवा लेके चल गइल। अब कुशीनगर के बेबस पिता की कहानी में कई किरदार भी हैं। पहला है लक्ष्मीना देवी, जो बच्चे की मां है, जिसे अस्पताल में नवजात के साथ बंधक बनाया गया था। और दूसरा हरीश पटेल, जो बच्चे का पिता है, जिसने अपने 2 साल के बच्चे को बेचा है। तो अब देखिए, लक्ष्मीना देवी जो मां है, हरीश पटेल जो पिता है। अब आपको पता ही है कि नवजात बच्चे और लक्ष्मीना देवी को अस्पताल में रोक के रखा गया था। तारा कुशवाहा अस्पताल की संचालक है। पैसे नहीं देने पर मां और बच्चे को बंधक बनाया गया था। सुगंधा देवी है, अस्पताल की नर्स है। अमावस यादव ये बिचौलिया है, जिसने ये डील करवाई थी बच्चे को बेचने के लिए। भोला यादव है जिसने बच्चे को खरीदा। कलावती देवी है जो भोला
यादव की पत्नी हैं। तो क्या यहां पर मेन किरदार आप देख रहे हैं, ये पति पत्नी है। इनके बीच में कौन आता है? अस्पताल आता है, जिसमें दो नाम है, तारा और सुकंती, जिन्होंने मां और नवजात को रोके रखा। लेकिन इसके बीच में जो अहम किरदार आता है अमावस यादव, क्योंकि ये पूरी डील करवाता है। यानी कि क्या इसके लिंक यहां पर अस्पताल के साथ था, जिसने यहां पर डील करवाया और भोला यादव को 20,000 में यह बच्चा बिकवा दिया। इस बीच बच्चा बेचने की बात फैली तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने जांच के बाद बच्चे को बरामद करके उसके पिता को सौंप दिया। वहीं इस मामले में अस्पताल संचालक समेत 5 लोगों के खिलाफ अब गिरफ्तारी कर ली गई है। इस पूरी घटना में एक सिपाही की भूमिका भी सामने आई है। आरोप है कि सिपाही ने बच्चे के पिता को बच्चा बेचने की कार्रवाई की धौंस देते हुए 5,000 रुपए तक ले लिए थे और उस सिपाही को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो देखिए इसमें कितने सारे किरदार हैं, अस्पताल, बिचौलिया, खरीदने वाला और एक पुलिस का सिपाही। एक फर्जी गोदनामे के आधार पे बच्चा जो है इन लोगों ने दूसरे को दिया था और उसको पता किया गया तो फर्जी है, गोदनामा फर्जी है, किसी को इस प्रकार अधिकार नहीं है। CWC को वहां बुला लिया गया है, बच्चा भी मिल गया है और जो भी दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बच्चे को सकुशल, रात में जब ये सूचना प्राप्त हुई तो पूरी रात अभियान चला के बच्चे को सकुशल बरामद करा लिया गया है। उनके पिता को सौंप भी दिया गया है और साथ ही साथ इस मामले में मुकदमा पंजीकृत करवाकर 5 लोगों को अभी तक पकड़ लिया गया है। इसमें जो बिचौलिया था अमरेश यादव, उसकी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ जिसको बच्चा दिया था भोला यादव, उसको ही पकड़ लिया गया है। साथ ही साथ एक फर्जी महिला क्लिनिक डॉक्टर बन के जो इसमें शामिल थी, तारा कुशवाहा, उसको भी पकड़ा गया है और कुल अब तक 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और इसमें फर्दर कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें एक सिपाही का भी नाम आया था, उसको भी तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको भी लाइन हाजिर किया गया है। जांच उपरांत और कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए। अब विशाल, जैसे ही मामला देखिए प्रशासन के पास पहुंचा, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी कर ली, बच्चे को बरामद कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस अस्पताल के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं, क्योंकि इस अस्पताल से ही ये पूरा रैकेट चला। अमित, आपने एकदम उपयुक्त वर्ड यूज़ किया। अस्पताल से रैकेट चला, इसी बात की जानकारी मिलने के बाद बाकायदा जो पुलिस और प्रशासन है तमकुही राज के, उन्होंने सीओ जो तमकुही राज के हैं जितेंद्र कालरा, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी कि इस पूरे नेक्सस का, इस पूरे रैकेट के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए और कहीं ऐसा तो नहीं कि अस्पताल में इस तरीके से मजबूर लोगों को देख करके उनको टारगेट किया जाता है। महज 4,000 रुपये के लिए एक माँ को अपनी प्रसूता के साथ बाकायदा अस्पताल में बंधक बनाया जाता है और जैसे ही पैसे मिलते हैं उनको वहाँ से छोड़ दिया जाता है और तुरंत एक नए किरदार की एंट्री हो जाती है, जो कि एक फर्जी नर्स के तौर पर एक महिला सामने आती है, तुरंत 20,000 रुपए की बात कराती है, डील तय हो जाती है और बच्चे को बेचा जाता है फर्जी गोदनामे के आधार पर। यानी कि पूरा जो स्क्रिप्ट था वो पहले से तैयार था कि कैसे मजबूर लोगों को टारगेट करना है, कैसे गोदनामा तैयार करना है, किस तरीके से बच्चे को बेचना है और कैसे बच्चे को आगे लेकर के जाना है। तो ये पूरा जो रैकेट है, इसी पूरी जानकारी के आधार पर तमकुही राज पुलिस की जो जितेंद्र कालरा है, सीओ है, वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अस्पताल का संचालक भी शामिल है, वो बिचौलिए भी शामिल है जो पूरी डील कर रहे थे, वो फर्जी नर्स भी शामिल है जो इस डील को स्टार्ट कराने के लिए सामने आई थी और वो बिचौलिया भी शामिल है जिसने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस पूरी डील को ट्रैक करने के लिए। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि क्या कोई संगठित गिरोह चल रहा था जो कि इस तरीके से भोले भाले लोगों को देकर और इसकी तफ्तीश होनी चाहिए विशाल, इसके गहराई तक जाना चाहिए, अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसके तार कहां तक जुड़े वो भी पता लगना चाहिए। लेकिन साथ ही सवाल उठता है कि क्या हम लोग इतने ही बेगैरत हो गए हैं कि 4,000 रुपए के लिए एक मां और उसके नवजात को अस्पताल के अंदर बंधक बना के रख दें?